हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपको क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस पेपर कवर कराने वाला हूं। बेसिकली ये जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपके मिड टर्म एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, सभी में काम आते हैं। प्रैक्टिस पेपर आगे भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। मेक श्योर कि बच्चों आप सभी प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए। यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ सेक्शन वाइज, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर बच्चों आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सेक्शन ए जो है बच्चों हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, जो आज की क्लास का हमारा मेन पार्ट भी होने वाला है। तो लेट्स सी एमसीक्यूज के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी के अंदर प्रारूप समिति भी कहा जाता है या मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद या फखरुद्दीन अली अहमद। तो सिंपली इसका आंसर होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी की जब बात आएगी तो आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। क्लियर है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी क्या? तो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंजेस करने थे ना, तो उसका एक ड्राफ्ट रेडी किया गया था। तो उसके चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था। इसके 7 मेंबर की कमेटी भी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग राइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द आर्टिकल नंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आर्टिकल दे रखे हैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में हमें यूज करना है, यानी कि जो पहले है तो उसको पहले पे रखना है। तो अगर हम यहीं पे ही देख ले तो राइट टू फ्रीडम, तो ये हमारा आर्टिकल 19 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा 19 से 22, और ये आता हमारा 23 एंड 24। राइट टू इक्वालिटी की बात आती है तो ये आर्टिकल 14 से 18। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा लास्ट है, आर्टिकल नंबर 32। तो तीसरा पहली पोजीशन पे है। तो अगर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा तो सी वाले ऑप्शन में ही आपको पहले पे दिख रहा है, तो इससे आपको पता चल जाता है। और कोई भी ऑप्शन में थर्ड वाला नहीं है, तो इसलिए यही आंसर आपका सिंपली हो जाता है। तो यानी कि थर्ड पहले, फिर फिफ्थ वाला ये वाला, फर्स्ट वाला, देन सेकंड और लास्ट में फोर्थ वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है अमेंडमेंट प्रोसेस को। तो आप जानते हो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, प्रेजेंट टाइम 100 से ज्यादा हो चुके हैं। तो इसका जो जिक्र है वो बच्चों आपको आर्टिकल नंबर 324 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टू रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 371। तो ये जो 371 है ये ऐसी लिस्ट में ए बी सी डी ई एफ ऐसी है। तो जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं नागालैंड, तो ऐसे स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये सारी ऐसी स्टेट है जिनको आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस दे रखी है। अब इसमें क्या है कि जैसे इंडियन पार्लियामेंट क्या है कि अगर नागालैंड जैसे स्टेट के अंदर कोई रूल बनाना चाहते हैं तो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से उसे परमिशन लेने पड़ेगी। ऐसा स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया अलग अलग जगह में, ठीक है। टू विच कंट्री मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू। तो वो कहां से बिलोंग करता था जूनियर? तो वो था यूएसए से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनीता इज वर्किंग एज अ डोमेस्टिक वर्कर इन मुंबई, she has come from Rajasthan, in which of the following category she may fall। तो भाई अनीता वर्क करती है एक डोमेस्टिक वर्कर मुंबई के अंदर ही, घरेलू काम के तौर पे, और वो राजस्थान से आते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आती है? क्या वो रेसिडेंस है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो राजस्थान से रहती है और काम मुंबई में करिए। नॉन रेसिडेंस है, कुछ लग सकता है बच्चों को, बट आगे भी ऑप्शन है। माइग्रेंट है या फिर लोकल है। तो देखो अगर देखा जाए तो ज्यादातर किस में है, तो ऑप्शन ए और डी तो आप हटा ही दीजिए पूरी तरीके से, डबल क्रॉस कर दीजिएगा। कंफ्यूजन सिर्फ बी और सी में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नॉन रेसिडेंस की जगह आप माइग्रेंट ही लिख के आओगे एग्जाम में, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में गई है, तो प्रवासी है वो, एक तरीके से माइग्रेंट होके गई है। एक और क्वेश्चन ऐसी है कि जगन हैज अराइव्ड केरला फ्रॉम श्रीलंका ड्यू टू अ सिविल वॉर देयर,
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल बी अप्लाइड ऑन हिम। तो उसके बाद कौन सी टर्म अप्लाई होगी जो श्रीलंका से केरला में एंटर हुआ है सिविल वॉर की वजह से, क्योंकि उसकी कंट्री में सिविल वॉर हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है। देखो रेसिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, नॉन रेसिडेंट्स की में नहीं आएगा, माइग्रेंट में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आएगा रेफ्यूजीज में। जब किसी कंट्री के अंदर क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो लोग अपनी जान बचाने, अपने सर्वाइवल के लिए वो दूसरी अपनी नेबर कंट्री के अंदर शरण ले लेते हैं, तो उनको रेफ्यूजीज कहा जाता है और हिंदी में इन्हें शरणार्थी कहा जाता है। जैसे इंडिया के अंदर बांग्लादेशी जो होते हैं रेफ्यूजीज के तौर पर भी आ जाते हैं, श्रीलंका वाले भी आते हैं, समटाइम पाकिस्तान वाले टाइप भी आ ही जाते हैं। आगे की हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बड़ी फेमस बुक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द ज्यूइश ऑलवेज क्लेम दैट देयर ओरिजिनल होमलैंड वाज डैश इन डैश द प्रॉमिस्ड लैंड। तो वो हमेशा से हक जो जताते हो पैलेस्टीन के ऊपर। अभी भी आप जानते हो कि इजराइल पैलेस्टीन का वो चल ही रहा होता है, एक्चुअल में वो उसका है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। असर्शन रीजन टाइप वाला क्वेश्चन आया है, असर्शन पूछा गया है बोस्क इज अ हिली एंड प्रोस्पेरियस रीजन इन द स्पेन। तो ये बिल्कुल ठीक है। रीजन है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो चाहती है ऑटोनॉमी के अंदर कट करना, ये भी ठीक है। लेकिन ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ नहीं जाओगे, आप बी के साथ जाओगे, यानी कि बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में, अ नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर बिलीव दैट दे डैश व्हाट। तो बिलोंग टुगेदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर सेपरेट फ्रॉम देयर नेशन, या फिर दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर स्टेट। तो ये तीनों ही नेगेटिव आ जाती है। फर्स्ट वाली बिलोंग टुगेदर, तो ऑप्शन नंबर ए, तब जाके नेशन का हम कह सकते हैं नेशन एग्जिस्ट होते हैं। तो ये तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि देखिए प्रैक्टिस सेट तो आप सारे एक तरीके से करते रहिएगा, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी इन सबका यूज जरूर कीजिएगा। अब प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है कि यार देखो नेट पे थोड़े कम ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी का सहारा लेके एक रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे रेफरेंस बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी ओसवाल गुरुकुल की, ये सीबीएसई मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटीज के स्पेशली अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ मेंशन भी किया, चाहे इंग्लिश हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो, और भी अदर सब्जेक्ट जितने भी है या फिर आप अदर स्ट्रीम्स के हैं उसके भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये कैसे आपके लिए हेल्प करेंगे? सबसे अच्छी बात है कि देखो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे और शॉर्ट समरी भी हर एक लेसन की आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है, ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड वाला आपके लिए दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है 2025 वाला, ठीक है, जो आपका एनुअल एग्जाम होगा। और ये एज वेल एज आपके मिड टर्म में भी हेल्प करेगा, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर ही आते हैं, पुराना वाला नहीं होता। चलिए यहां से हम बात करेंगे अपने सेक्शन बी के बारे में, 2 मार्क्स से रिलेटेड ही। तो क्वेश्चन नंबर 13 आता है, स्टेट अबाउट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो 1946 में लाया था, जिसे प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जिसके अंदर एक तरीके से फाउंडेशन की बात की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 2 मेन चीजें, एक था सोवन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसके अंदर बात की गई थी कि इंडिया अपने आप को डिक्लेयर करता है फुल्ली सोवन, यानी कि इंटरनली एक्सटर्नली उसके ऊपर कोई पावर जो है वो रूल नहीं करेगी। इंडिया जो है टोटल तरीके से इंडिपेंडेंट एक नेशन है, यानी कि यहाँ पे खुद का अपना रूल होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे लीडर आएंगे, कोई राजा वाला शासन नहीं होगा। एंड द सेकंड थिंग्स, गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी हमको स्टार्टिंग में वैसे 7 दिए गए थे, बट अभी प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, ये जो है सारे एक तरीके से हमको दिए गए, और इसके अंदर लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, सारी चीजों का इसके अंदर ख्याल रखा गया है। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन माना जाता है। 2 फंक्शन बताइएगा जुडिशरी के। तो हमारे देश के अंदर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, ये क्या काम करती है? तो हमें 2 फंक्शंस की अगर बात करें, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात करें, तो ये क्लैरिफाई करती है कि जो लेजिस्लेचर एक तरीके से जो लॉ बनाती है या उसको एग्जीक्यूट करती है, तो वो करेक्ट तरीके से करे वेरियस केसेस में। एक तरीके से जो आप कह सकते हो कि इंटरप्ट करने का काम करती है जुडिशरी, की कोई भी चीज गलत तरीके से ना हो, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि ये गारंटीड है और इनकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी के अंडर में आती है। आर्टिकल नंबर 32 जो है ना, आर्टिकल
जो 32 है वो इसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इज इंडिया अ फेडरल स्टेट, गिव अ 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो देखा जाए तो यस, इंडिया एक फेडरल स्टेट है, बट कुछ इसके ऐसे फीचर्स है जो इसको कोजी फेडरल सिस्टम बना देते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से नहीं, थोड़ा हाफ तरीके। लेकिन मेन रीजन जो इसे सपोर्ट करते हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज आती है डिवीजन ऑफ पावर। तो देखो फेडरलिज्म के अंदर पावर सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज्ड होती है। हालांकि इसके 2 टाइप्स होते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर टाइप्स के, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। वो कैसे? यहाँ पर आपको 3 लेवल की गवर्नमेंट मिलेगी, सेंट्रल, स्टेट और साथ ही साथ लोकल। और इसीलिए इनको क्या अलग अलग तरीके से इनको लॉ बनाने के राइट्स दिए गए। जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर पूरा जो रूल होता है वो सेंट्रल का होता है, स्टेट लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर स्टेट का होता है, और एक और लिस्ट होती है कॉन्करेंट, जिसके अंदर दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, तो एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की यहां पे सुपरमेसी है। इट मींस कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ माना जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के। अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन दोनों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट, तो जो रिजॉल्व है यानी कि जो सॉल्व करना हो गया, वो जुडिशरी के अंदर में आता है, इससे कि जो पावर है वो बैलेंस में बने रहती है। कोई 2 एग्जांपल और बता दीजिएगा नेगेटिव फ्रीडम के बारे में। 2 टाइप्स की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है विदाउट सेंसरशिप और रेस्ट्रेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की साइड से आपको कोई सेंसरशिप नहीं मिली। बस आपको ध्यान में रखना है कि भैया आप प्रॉपर वे में उसका ही यूज करो। ऐसे नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को भी बड़ा बुरा कह रहे हो, ये गलत बात है। साथ ही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की भी है कि आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी रह रहे हो और आप एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली क्या है मूव कर सकते हो, देश को छोड़ सकते हो, कोई दूसरे स्टेट में रह सकते हो। ये सारी चीजें आपको एक तरीके से फ्रीडम दी गई है, बट ये है कि वो उसके लिए सारी जो चीजें वो लीगल तरीके से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कोई 2 ड्यूटीज के बारे में बता देना है आपको आइडियल सिटीजन को लेकर। तो आइडियल सिटीजन जिसे हम आदर्श नागरिक कहते हैं, ओबेइंग द लॉ। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिस्पेक्ट करे नागरिक जो है। आइडियल तरीके, एक आइडियल नागरिक क्या करेगा? रिस्पेक्ट करेगा और फॉलो करेगा कंट्री के लॉ को, ठीक है। साथ ही साथ पार्टिसिपेट करेगा सिविक लाइफ के अंदर, जैसे कि वोटिंग हो गया, इलेक्शन के अंदर उसकी एक ड्यूटी बनती है कि हाँ भाई वो अपने वोट का सही यूज करे। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, हाउ, गिव एनी 2 रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। तो ऑब्वियसली इंडिया एक सेकुलर स्टेट माना जाता है। हमारे इंडियन प्रेम्बल के अंदर भी ये चीजें इंक्लूडेड कही गई है। और हमारा जो फंडामेंटल राइट है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, जो कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसे प्रोपोगेट कर सकता है, कोई भी रिलीजन को, और किसी के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती। और साथ ही साथ स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मेजोरिटी में तो उसको ज्यादा दे रहा है अपॉर्चुनिटी, और कोई माइनॉरिटी में तो उससे कम दे रहा है। नहीं, स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो कोई किसी के अंदर वो इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि उनको प्रोटेक्शन भी देने का काम करता है। तो हम कह सकते हो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो चलिए, ये तो था हमारे सेक्शन बी से रिलेटेड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसे मैंने आपको 1 बाय 1 करके बता दिया। तो आज के इस वाले पार्ट में तो हम यहीं तक है। नेक्स्ट जो सेक्शन सी होगा, डी होगा और ई होगा, तो उसके अंदर हम 4 मार्क्स वाले और साथ ही 6 मार्क्स एंड मैप वाले क्वेश्चन, और पैसेज भी आता है आपका कार्टून टाइप में, वो हम कवर करेंगे। तो ये 2 या 3 पार्ट के अंदर प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। और अच्छी बात ये रहेगी कि जो अपकमिंग इसकी वीडियो आएगी सेकंड पार्ट की, उसका लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो कभी भी देखो तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।